सभी रीजनल पार्टी सिर्फ एक को छोड़ के, एक अरविंद केजरीवाल को छोड़कर, क्योंकि वो अभी भी अपने एक निजी हित को ध्यान में रखे हुए, उनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है किसी तरह से पंजाब बच जाए। और पंजाब इसलिए नहीं बचाना चाहते, मैं आपको ईमानदारी से क्लियरली बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं बचाना चाहते पंजाब की भाई वो सरकार बची रहे, नहीं, फाइनेंस का एक सोर्स, लास्ट सोर्स बचा है, वो चाहिए। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की निजी प्रॉब्लम यह है कि अब वो छोटे घरों में, किराए के घरों में नहीं रह सकते, उन्हें अब बड़े बंगलों में रहने का, बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ के साथ चलने की आदत पड़ चुकी है। ये आदत कांग्रेसियों को बहुत भारी पड़ी है। केजरीवाल जी एक बार जरा पुराने कांग्रेस से मिल लीजिए, जिन्हें ये आदत पड़ गई थी, आज क्या हालत है उनका। लेकिन वो आज भी उसी को सोच रहे हैं, और इतना सा गणित पता नहीं अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी किसी को भी सत्ता में नहीं आने दी, क्लियर मेजॉरिटी नहीं पंजाब में लेने देना चाहती, ये उसका प्राइमरी गोल है। कांग्रेस अकेली पार्टी है जो अपने दम पे क्लियर मेजॉरिटी ले सकती है, अदरवाइज बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि पंजाब में हंग असेंबली हो। न आम आदमी पार्टी, न कांग्रेस, न अकाली, किसी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले, बीजेपी को खुद को तो मिलने की उम्मीद है ही नहीं। उस हालत में अकाली दल पुराना सहयोगी है बीजेपी का, वो तो घर का आदमी है, साथ रहेगा ही। उसके बाद अगर कोई पार्टी टूटेगी, चंद दिनों में, 2-3 दिनों में ही टूटेगी, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी टूट के बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनेगा और मुख्यमंत्री होगा। शुरुआत में, मैं बता रहा हूं आपको, लिख के लीजिए, शुरुआत में मुख्यमंत्री होगा उसका जिसके विधायक ज़्यादा होंगे, चाहे वो अकाली दल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो टूट के आएगा फ्रैक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि अकाली दल का शायद शुरुआत में मुख्यमंत्री होगा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अकाली दल के उस मुख्यमंत्री के साथ वही होगा जो नीतीश कुमार के साथ हुआ। अल्टीमेटली बीजेपी वहां पहली बार पंजाब में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, ये बीजेपी का टारगेट है। इतनी सी बात अरविंद केजरीवाल को क्यों समझ में नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल के सर्वाइवल के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो खुद को क्लियर मेजोरिटी मिले या फिर कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी मिले। दोनों ही हालत में अरविंद केजरीवाल बच सकते हैं। हाँ, यह है कि सरकार चले जाने के बाद उनके जो शौक है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए फिर इंडिया गठबंधन का रास्ता चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जंग जारी रखेंगे तो दिल्ली हो या कहीं और हो, वो एक चांस रहेगा कि उनकी सत्ता में वापसी हो जाए किसी प्रदेश में। लेकिन अगर वो अपने आप को अलग थलग करके पंजाब का किंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ममता बनर्जी की पार्टी से पहले आम आदमी पार्टी आपको खत्म होती नजर आएगी, ये बात भी तय है। तो अकेला वो नेता जिसे समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी वक्त यही है कि सब कांग्रेस की छत्र छाया में एकजुट हो जाओ। बाकी सबको ये बात समझ में आ गई है। भले ही चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के रिकॉर्ड बनाने पर, सो कॉल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं मानता, क्योंकि 47 से 52 अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो वो इस देश की जनता के ही प्रधानमंत्री थे, उस कैबिनेट थी। अगर आप नेहरू का वो कार्यकाल काट रहे हो तो इसका मतलब सरदार पटेल को भी आप इस देश का पहला गृह मंत्री मानने को ही तैयार नहीं है। और जो उन्होंने पूरे भारत को एकजुट किया, जो राजे रजवाड़ों को मिला के पूरा एक देश बनाया, इसका मतलब आप उसको भी नहीं मानते, वो भी फिर जो है वो इलीगल आप एक तरह से उसको मानते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरी कोशिश थी उस दौरान कानून मंत्री की तरह, उसे भी आप नहीं मानते हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन फिर भी उसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ने जो मैसेज दिया है, रिकॉर्ड करवाया गया, वो आपको मालूम है कैसे रिकॉर्ड कराया जाता है। अंदर ही अंदर चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि एक दिन ये अजगर उनको भी खा जाएगा जैसे नीतीश कुमार को खा गया। क्योंकि अगर वो पंजाब में, बंगाल में अपना मुख्यमंत्री, अपनी सरकार बनाने के लिए इतने एक्सट्रीम जा सकते हैं, तो दक्षिण में जहां रास्ता बंद हो गया है, वहां एक ही रास्ता आज बीजेपी को खुला नजर आ रहा है, जहां उनके हाथ में एक सिरा है, वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में सत्ता में बैठने के लिए
चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी की बलि लेना कोई बड़ी बात बीजेपी के लिए नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि हर तूफान अपने आप में एक खामोशी समेटे होता है, या यूं कहें कि हर खामोशी अपने आप में एक तूफान को बांधे रहती है। और राजनीति में भी कई बार तूफान और खामोशी का मिलन बहुत खतरनाक होता है किसी के लिए, और किसी के लिए बहुत कारगर साबित होता है। अभी टीएमसी को लेकर जो भी हो रहा है, इस सब के बीच में एक सवाल सबके मन में है कि ममता बनर्जी इतनी खामोश क्यों है। अक्सर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाली ममता बनर्जी फिलहाल अपनी पार्टी में हो रहे विद्रोह पर बोल कुछ क्यों नहीं रही है। लेकिन यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता की खामोशी के पीछे कहानी बहुत बड़ी है, और कहानी ऐसी है कि अगर वो कहानी अपने अंजाम तक पहुंची तो इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। वो ममता बनर्जी जो लोकसभा चुनाव में कह रही थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं पाएगी पूरे देश में, आज वही ममता बनर्जी खुद सोनिया गांधी और कांग्रेस को क्यों अप्रोच कर रही है। क्यों अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, और क्यों ये टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की खबरें उड़ती हैं। खबरें यूं ही तो नहीं उड़ती। धुआं तभी निकलता है अगर कहीं आग लगी हो, इसका मतलब आग तो कहीं ना कहीं है। उसके बाद ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में भी जाती हैं, और अब सारा काम निपटाने के बाद बंगाल वापस जाती हैं, जहां सीआईडी भी उनका और उनके भतीजे का इंतज़ार कर रही है। कभी सयोनी घोष अपने आप को छोटी ममता के रूप में प्रेजेंट करती थी, आज वो भी उनका साथ छोड़ गई। तो कभी जिस शत्रुघ्न सिन्हा पर सबको डाउट था वो जा रहे हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। बीजेपी से आए एक और जो बॉलीवुड स्टार हैं, मैं नाम भूल गया उनका, सिंगर का, बाबुल सुप्रियो, वो भी ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने का दावा करते हैं। लेकिन ममता की पुराने सहयोगी सब उन्हें छोड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि जो अभी खड़े थे साथ में, उनमें से भी कुछ लोगों ने भतीजे की बलि की शर्त सामने रख दी है, कल्याण बनर्जी जिसमें सबसे बड़ा नाम है। इस सब के बावजूद ममता खामोश है। इस सब के बावजूद ममता अपने चिर परिचित अंदाज में माइक लेके कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये है कि ममता जानती है कि ये तूफान है, बीजेपी जो कर रही है अपना ऑपरेशन लोटस वो कर रही है, ये तूफान है, इस तूफान के थमने का इंतज़ार कर रही है। जब ये तूफान थमेगा तब यकीन मानिए दोस्तों, ममता बनर्जी वो राजनीतिक शख्सियत हैं इस भारत की राजनीति में जो चुपचाप तो उद्धव ठाकरे की तरह सहने वाली नहीं है, या शरद पवार की तरह कमज़ोर नहीं है। वो वापस पलटवार करेंगी, और ऐसा पलटवार करेंगी कि शायद बीजेपी के लिए वो झटका सहना आसान नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं जानती हैं कि वो अकेले अगर पलटवार करेंगी तो शायद उतना कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए बड़ा सहयोगी कांग्रेस चाहती हैं कि साथ आए, और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का अम्ब्रेला चाहती हैं। मिल के प्रहार करेंगे तो ममता बनर्जी को लगता है कि वो प्रहार से बीजेपी खामोश तो हो ही जाएगी, खामोश के साथ अस्त व्यस्त भी हो जाएगी। अब ये शब्दों का हेरफेर थोड़ा मेरा ठीक नहीं बैठ रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हकीकत आप समझ रहे हैं, मेरे कहने का आशय आप समझ रहे हैं। ममता बनर्जी की खामोशी को इसलिए जो हल्के में ले रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। जो नेता टीएमसी छोड़कर, ममता को छोड़कर जा रहे हैं और बयानबाजी भी साथ में कर रहे हैं, जो खामोशी से जा रहे हैं वो अलग बात है, जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक ही राय है कि ज़रा संभल के बोलिएगा। क्योंकि ममता वो शेरनी है जिस शेरनी ने पश्चिम बंगाल से लेफ्ट का राज उखाड़ दिया। जो लेफ्ट का राज, साम दाम दंड भेद तो छोड़िए, बीजेपी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो हथकंडे, ये जो चीज़ें वो अपनाया करती थी, जब उस शासन को उस अकेली हवाई चप्पल वाली महिला ने उखाड़ फेंका है तो इतना दम तो ज़रूर रखती है कि अकेली भी इस मौजूदा शासन को धक्का पहुंचा सकती है। लेकिन अगर कोई साथ मिल जाए
तो उखाड़ फेंकने में भी कामयाब होती है। इसलिए शाम की वीडियो में जो मैंने कहा था राहुल गांधी का वो जो 8 तारीख का उन्होंने अपनी स्पीच रिलीज़ की है, ममता बनर्जी ने बहुत बखूबी बहुत ध्यान से वो सुनी है और उस पर राहुल गांधी को कॉम्प्लीमेंट भी किया है। इसीलिए अगले दिन अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी से मिलने भी भेजा था, क्योंकि ममता बनर्जी राहुल गांधी की हर बात से अब एग्री कर रही हैं और सोनिया गांधी के साथ तो उनके संबंध हमेशा से अच्छे रहे ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात पक्की है कि चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, चाहे वो केसीआर की पार्टी भी क्यों ना हो, इन लोगों के लिए कांग्रेस के आंगन में या कांग्रेस की छत्र छाया में या कांग्रेस में मर्ज करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। आज ममता है, कल शरद पवार थे, परसों जगन होंगे, फिर केसीआर होंगे, लेकिन नंबर सबका आएगा। अगर वक्त रहते ये लोग अपने आप को अपनी पुरानी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, हो जाते हैं या कुछ उसके साथ कर लेते हैं तालमेल, तो यकीन मानिए बचने का अभी भी बहुत बड़ा मौका है। बहुत बड़ी गलतफहमी इन लोगों को ये भी थी कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को इसलिए हराना चाहती है कि बीजेपी कांग्रेस को आगे बढ़ा के इस देश में 2 पार्टी सिस्टम लाना चाहती है। लेकिन अब उस गलतफहमी से भी वो गलतफहमी भी दूर हो गई, क्योंकि ये सारी कवायद कोई 2 पार्टी सिस्टम के लिए नहीं है। ये सारी कवायद न 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए है, ये सारी कवायद 1 नेशन 1 पार्टी के फॉर्मूले पर चलने के लिए है, जहां एक ही पार्टी का शासन होगा और एक ही सर्वमान्य नेता होगा। जब तक वो जिंदा है वही नेता रहेगा और उसके बाद जो वो अपना उत्तराधिकारी चुन के जाएगा वही चुना जाएगा। अब आप इसे उत्तर कोरिया मॉडल कह लीजिए, उसे आप चाहे चाइना मॉडल कह लीजिए, लेकिन मॉडल यही है। अब ये बात समझ में सभी पार्टियों को आ रही है। फिलहाल इस शनिवार के मॉर्निंग की वीडियो में इतना ही। आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा जाएगा। शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।